यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रिवीजन लेक्चर, जो कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। कब के लिए? मई के लिए, सितंबर 2025 के लिए, एंड जो लोग जैन 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी यही वाले रिवीजन लेक्चर है, वो एप्लीकेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले बढ़िया सा जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको सीखना है, सुनना है, और उसके बाद जो क्लास में आपको मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं उसको रिवाइज कर लो। फटाफट आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर फॉर द सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। और जो बच्चे सीएमए का एग्जाम दे रहे हैं जून एंड दिसंबर 2025 में, उनके लिए भी ये वाले रिवीजन लेक्चर है वो एप्लीकेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन लेक्चर। सबसे पहली चीज सर, एक बात बताइए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर इनकम टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? तो इनकम टैक्स इसलिए लेती है कि गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, इंडिया को डेवलप करना है, आगे लेके जाना है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन टैक्स जो लेना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखा होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सर पावर दे रखा है? आंसर इज यस। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 246 है, आर्टिकल नंबर 246 में एक बेटा 7 शेड्यूल हुआ करता है। और 7 शेड्यूल में आपको पता रहेगा 3 लिस्ट होती है। वन इज द यूनियन लिस्ट होती है, वन इज द स्टेट लिस्ट होती है, एंड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो यूनियन लिस्ट है ना, उसका एंट्री नंबर 82 ये बोलती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं ले सकती, बाकी कोई भी इनकम है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स ले सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम पे क्या टैक्स लगेगा? नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग सकता है। तो जो तुम्हारा 7 शेड्यूल है आर्टिकल 246 का, उसका जो लिस्ट नंबर 2 है ना, और लिस्ट नंबर 2 का जो एंट्री नंबर 46 है स्टेट लिस्ट का, और वो ये पावर देता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है वो ले सकती है। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स समझने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए। लॉ का मतलब क्या होता है? जो आपका एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, केस लॉज है, सबको मिला के जब हम स्टडी करते हैं ना तो बोलते हैं लॉ पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक होती है इंडियन क्रिकेट टीम और एक होते हैं उसके लाइक प्लेयर। तो यहां पे अपन जब सब प्लेयर को मिला के बोलते हैं तो अपन बोलते हैं टीम। तो यहां इनकम टैक्स लॉ अपन पढ़ेंगे, उसमें इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट भी आएगा, इनकम टैक्स रूल्स भी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, केस लॉ आएगा। ये सबका जब आप कंबाइन स्टडी करते हो तो ये बोला जाता है आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो। तो इनकम टैक्स लॉ सीखने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? तो सबसे पहला आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, क्योंकि असेसमेंट ईयर वाइज एप्लीकेबल होता है। तो बेटा असेसमेंट ईयर 62 63 से एप्लीकेबल हुआ था। इट इज एप्लीकेबल फॉर होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं कि जब भी एक्ट होता है ना, एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा एट अ प्रिस्क्राइब रेट। तो वो रेट कहां प्रिस्क्राइब कर रखी है? इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो जो रूल्स होते हैं, जैसे परक्यूजिट के वैल्यूएशन के रूल्स है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड रूल्स है, ये सब आपके रूल्स में दे रखा है। अब एक आता है तुम्हारा फाइनेंस एक्ट करके, और ये फाइनेंस एक्ट हर साल जितने भी आपके इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होते हैं, जीएसटी में अमेंडमेंट होते हैं, कस्टम में, एक्साइज में, जहां पे भी अमेंडमेंट करने हैं, वो अमेंडमेंट किसके थ्रू होते हैं? आपके फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है जिस दिन साइन कर लेते हैं बिल पे, सबसे पहले क्या होता है? बजट आता है। और बजट हमारी निर्मला सीतारमण जी ने तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट बजट है वो प्रेजेंट किया था एज ऑन द 23 जुलाई 2024 को। उन्होंने फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 है वो प्रेजेंट किया था। उसके बाद में क्या होता है? हाउस में डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद में प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं, और जिस दिन उस पर साइन हो जाते हैं उसको बोला जाता है फाइनेंस एक्ट। और तुम्हारा जो फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 है, ये फाइनेंस एक्ट 2024 बना था 16 अगस्त 2024 से। एक बात बताऊं, यहां पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है फाइनेंस नंबर बिल 2 एंड नंबर 1 भी रहेगा? आंसर इज यस। देखो नॉर्मली क्या होता है, हर साल एक ही बजट आता है, लेकिन जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं ना, उस ईयर में 2 बजट आते हैं, एक इलेक्शन से पहले वाला, एक इलेक्शन के बाद वाला। तो इलेक्शन से पहले वाले में कुछ अमेंडमेंट वगैरह ज्यादा हुए नहीं थे, वो फाइनेंस नंबर 1 बिल था, और ये तुम्हारा फाइनेंस नंबर 2 बिल है जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। उसके बाद में आता है आपके सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। गाइस, ये सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या होते हैं कि अगर मान लो कोई भी प्रोविजन ऐसा है जिसपे कोई क्लेरिफिकेशन देना है, कुछ गाइडेंस देनी है, तो यहां पे सीबीडीटी को ये पावर दे रखा है कि सीबीडीटी क्या करती है? सर्कुलर इशू कर देती है। नोटिफिकेशन क्या होता है? अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ या फिर लॉ में कुछ ऐसा प्रोविजन डाल रखा है, उसका इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखना, नोटिफिकेशन होते हैं ना वो सब पे बाइंडिंग होते हैं। आप पे भी बाइंडिंग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बाइंडिंग है, लेकिन सर्कुलर जो होते हैं वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है। अगर कोई सर्कुलर आपके लिए फेवरेबल है तो आप उसको फॉलो कर दीजिए, अदरवाइज सर्कुलर आपके लिए बाइंडिंग नहीं होता है। उसके बाद में जो कोर्ट के जजमेंट होते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो सब पढ़ने पड़ते हैं। बट मैं बता दूं, कोर्ट के जजमेंट है वो सब सीए फाइनल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। चलिए, सबसे पहली सेक्शन आती है सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन ये बोलती है कि इनकम टैक्स लगता कब है।
तो लॉ मेकर्स ने यहां पे बोला हुआ है कि इनकम टैक्स एक तो आपको एवरी असेसमेंट ईयर में लगेगा एंड इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231। तो जो सेक्शन 231 में पर्सन दे रखे हैं उनको इनकम टैक्स लगेगा, एवरी असेसमेंट ईयर के लिए लगेगा एंड इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आपने टोटल इनकम कमाया उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स आपको कब भरना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर में। और कौन सी रेट से भरना पड़ेगा? जो रेट आपको फाइनेंस एक्ट में दे रखी है उस रेट से पे करना पड़ेगा। तो यहां पे बेटा चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि भाई साहब इनकम टैक्स एवरी असेसमेंट ईयर लगेगा, मींस हर साल लगेगा। हर साल जो इनकम कमाओगे उस पे आपको इनकम टैक्स लगेगा। प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई उस पे असेसमेंट ईयर में जाके आपको टैक्स भरना पड़ेगा और ये एवरी पर्सन पे लगेगा जो कि सेक्शन 231 में दे रखा है उस पे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो। तो आपके एग्जाम के लिए मैं बता दूं आपका प्रीवियस ईयर है वो 24-25 है। तो 24-25 का मतलब जो 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। इसमें आप इनकम को कमाओगे। अब एक चीज समझना, हर बार आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को कंप्लीट होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर आपका कोई बिजनेस है वो इस साल में स्टार्ट हुआ है या कोई नया इनकम का सोर्स इसी साल से आया है तो आपका प्रीवियस ईयर उस डेट से स्टार्ट होता है जिस डेट को आपका बिजनेस चालू हुआ है या फिर नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, लेकिन प्रीवियस ईयर एंड होगा 31 मार्च को ही। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बिजनेस चालू किया, वो फॉर एन एग्जांपल 10 दिसंबर 2024 को किया। तो 10 दिसंबर 2024 को किया तो फिर प्रीवियस ईयर 10 दिसंबर 2024 से चालू होगा एंड 31 मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जो तुम इनकम प्रीवियस ईयर में कमाते हो उसका रिटर्न फाइल करना है, वो कब करना है? असेसमेंट ईयर में करना है। तो असेसमेंट ईयर जो रहेगा वो हमेशा आपका 12 मंथ का पीरियड रहेगा जो प्रीवियस ईयर के बाद में आएगा। उसके बाद में सर पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? तो मैं बता दूं पर्सन की डेफिनेशन में बेटा यहां पे 7 लोग हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ जो है वो भी पर्सन है, एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, ठीक है। उसके बाद में कंपनी पर्सन है, फर्म में एलएलपी भी आ जाएगा, एलएलपी फर्म है वो पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको अपन एओपी वीआई बोलते हैं वो भी तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा, जैसे जॉइंट वेंचर वगैरह है। एंड उसके साथ साथ में लोकल अथॉरिटी जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है वो भी तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। एंड लास्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो यहां पे कहीं पे कवर नहीं होता वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में कवर होता है, जैसे भगवान है, देती वगैरह है या फिर बार काउंसिल है, यूनिवर्सिटी है, वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएगा। तो गाइज ये तुम्हारे पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। पर्सन का सिर्फ नाम है वो आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पर्सन में को पार्टनर में कौन होता है, तो को पार्टनर में कौन होता है, मेंबर में कौन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है ना कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली में जो मेरी वाइफ रहेगी, वाइफ मेंबर है लेकिन वो को पार्टनर नहीं है। को पार्टनर का मतलब जिसके पास बंटवारे का हक होता है, लेकिन मेरी वाइफ का उसके पापा के एचयूएफ में बंटवारे का हक है। आंसर इज यस, उसके पापा के एचयूएफ में बंटवारे का हक है। लेकिन आज आप जाके एक क्वेश्चन करोगे जो दया भागा एंड मिताक्षरा का दे रखा है, वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कहां पे आपको पता है वेस्ट बंगाल एंड वहां पे कुछ अलग चीज थी और रेस्ट ऑफ इंडिया में कुछ अलग चीज थी। रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि बच्चे का जन्म जो होता है ना वो जन्म से उसको प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है, लेकिन बेटा वहां पे वेस्ट बंगाल आसाम में क्या होता है कि अगर मान लो जब तक उसके पेरेंट जिंदा है तब तक बच्चे का हक प्रॉपर्टी में नहीं आता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बार उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है सर एसएससी किसको बोलेंगे? तो एक बात बताऊं, ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन में से अगर कोई भी पर्सन लायबल टू पे टैक्स है, लाइबल टू पे टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, मतलब कुछ भी लाइबल टू पे है ना, तो वो पर्सन तुम्हारा क्या बन जाएगा? एसएससी बन जाएगा। एक बात बताओ, मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं पर्सन हूं, आंसर इज यस। क्या मैं एसएससी हूं? आंसर इज यस। मैं भी इनकम टैक्स पे करता हूं तो मैं एसएससी भी बन जाऊंगा। तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है तो वो बंदा क्या बन जाएगा? एसएससी बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोलूं, एवरी एसएससी इज अ पर्सन but every person is not SSC because you are the person but you are not paying the income tax, so you are not SSC, but I am the person as well as the SSC, so every SSC is the person but every person is not a SSC। उसके बाद में एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसका हिसाब किताब रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है? असेसमेंट ईयर में करना पड़ता है। लेकिन गाइस इसके 5 एक्सेप्शनल केसेस है। ये 5 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आप प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाते हो और आपको रिटर्न भी प्रीवियस ईयर में भरना पड़ेगा, आपको जो टैक्स है वो भी प्रीवियस ईयर में पे करना पड़ेगा। तो आपको रिटर्न भी प्रीवियस ईयर में फाइल करना है, आपको टैक्स भी प्रीवियस ईयर में पे करना है। ये 5 एक्सेप्शनल केसेस में कौन कौन से 5 एक्सेप्शनल केसेस? सबसे पहला सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ द एनआर। एक बात बताओ, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट, अपन ने एग्जांपल लिया था एक नॉन रेजिडेंट होबो करके, और वो होबो क्या करता है पता है? अपना शिप लेके इंडियन पोर्ट पे आता है और वो इंडियन पोर्ट पे आता है। एक बात बताओ, अगर उसमें वो सामान भर के और वापस चला जाएगा तो आपको क्या लगता है असेसमेंट ईयर में आके वो इंडिया में टैक्स भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा।
तो उसको क्या करते हैं, वहीं पे प्रीवियस ईयर में ही पकड़ते हैं, रुक 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 रुक, यहां से जो सामान इसमें भर के जा रहा है उस पे जो भी इनकम आती है, वो इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है वो सीए फाइनल में सीखेंगे। उसमें 7.5% है वो उसका इनकम माना जाता है और उस पे टैक्स भर के जाना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न पे करना, फाइल करना है, प्रीवियस ईयर में ही आपको इनकम टैक्स पे करके जाना पड़ता है अंडर सेक्शन 172, अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है। अब एक चीज समझना, ये पहली वाली सेक्शन है ना, ये तो मैंडेटरी है। अब उसके बाद में ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें अगर एओ को लगता है, एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई साहब आप कुछ ऐसा गड़बड़ करने वाले हो, तो वो आपको बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही आप अपना टैक्स भर दीजिए। सर कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला, अगर कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के परमानेंटली जा रहा है, अगर एओ को लगता है कि भाई साहब यहां से कोई छोड़ के जाने वाला है और विजय माल्या बनने वाला है, तो उसको पकड़ा जाएगा, बोलेगा इधर आ, जो प्रीवियस ईयर में तूने इनकम कमाई है ना, तो प्रीवियस ईयर में ही तो उस पर टैक्स भर दे, प्रीवियस ईयर में उसका रिटर्न फाइल कर दे। या फिर अगर मान लो आपने कोई ऐसा एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया था जो कि किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया था, किसी स्पेसिफिक जो है वो आपने इवेंट या पर्पस के लिए बनाया था। एग्जांपल के लिए मान लो डांडिया वाले टाइम पे आप डांडिया बेचने का मतलब बिजनेस कर रहे थे और आपने उस पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए वो बनाया था, और जैसे ही वो कंप्लीट हो गया और एओ को ऐसा लगता है, तो बोला जा सकता है कि प्रीवियस ईयर के इनकम पे आपको प्रीवियस ईयर में ही रिटर्न फाइल करना है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है। या फिर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, और वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो वो क्या करेगा, उससे पहले पहले उसकी जो असेट है ना वो उसके नियर एंड डियर को वगैरह गिफ्ट कर देगा और उसके बाद अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर एओ को ऐसा लगता है कि ये बंदा टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही तुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस है वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है इस साल में, तो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो अगर एओ आपको ऐसा बोलता है कि आपको रिटर्न इसी साल में फाइल करना है, आपको टैक्स है वो प्रीवियस ईयर में ही पे करना है, तो आपको करना पड़ेगा। तो गाइस ये 5 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं उसका जो रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक फाइल करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलिए अब अपन चालू करते हैं टैक्स रेट आपके एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम के लिए मैं बता दूं फाइनेंस एक्ट 2024 है वो एप्लीकेबल है, और आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 है। असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 है। अब एक बात बताओ, आपके लिए जो टैक्स रेट होती है ना वो दो तरह की टैक्स रेट होती है, एक होती है जनरल टैक्स रेट और एक होती है स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट किसको बोलते हैं? जनरल टैक्स रेट मतलब स्लैब रेट, दैट इज जनरल टैक्स रेट। एक होती है स्पेशल टैक्स रेट, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता था 20%, दैट इज अ स्पेशल टैक्स रेट। विनिंग की इनकम पे 30% टैक्स लगता है, दैट इज अ स्पेशल टैक्स रेट। एक बात बताऊं, ध्यान रखना, जो आपकी जनरल टैक्स रेट होती है ना स्लैब रेट, वो दे रखी होती है फाइनेंस एक्ट में, और जो स्पेशल टैक्स रेट होती है ना वो दे रखी होती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताओ ये जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी होती है, तो वो दे रखी होती है आपके फाइनेंस एक्ट में, और स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी होती है? स्पेशल टैक्स रेट दे रखी होती है आपके इनकम टैक्स एक्ट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की। और जनरल टैक्स रेट में इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यहां पे भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, 2,50,000 तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 2,50,000 इज अ बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन को लॉ में बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सो 2,50,000 इज अ बेसिक एग्जेम्पशन। 250 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20% more than 10 lakh, 30%. So this is the slab rate और जनरल टैक्स रेट इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उसके लिए। लेकिन गाइज अगर कोई भी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कोई भी पर्सन ऐसा है जो इसका प्रीवियस ईयर में एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है। प्रीवियस ईयर मींस योर प्रीवियस ईयर 24-25। सो 24-25 में जिसका एज अगर 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है उसको अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन, बट लेस देन 80 इयर्स। गाइस सीनियर सिटीजन के केस में बट एक और चीज समझना, सीनियर सिटीजन सिर्फ रेजिडेंट ही हो सकता है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है लोबो, ही इज लोकेटेड इन द अफ्रीका और वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, उसकी एज है वो 72 इयर्स हो गई, क्या वो सीनियर सिटीजन है? आंसर इज नो। ओनली रेजिडेंट पर्सन एंड एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में गाइस 3 लाख इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20% मोर देन 10 लाख, 30%।
अब गाइस एक चीज समझना, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में, उसको बोलेंगे अपन सुपर सीनियर सिटीजन। तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा कि आपका अप टू 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। यहां पे एक ध्यान रखना, यहां पे 5% का स्लैब रेट ही नहीं है, यहां पे सीधा नील के बाद 20% एंड 30% है, बट बाकी ऊपर वालों में 5%, 20% एंड 30% ऐसा स्लैब रेट था। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो अपना 60th या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, वो 1 अप्रैल 2025 को कर रहा है, 1 अप्रैल 2025 को कर रहा है, तो यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 60 इयर्स और 80 इयर्स ऑन द 31 मार्च 2025 ओनली। मींस आपके प्रीवियस ईयर में वो 60 इयर्स या 80 इयर्स का हो चुका है, तो उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। आंसर इज यस, उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में क्या सरचार्ज लगता है? बिल्कुल लगता है। सरचार्ज कैसे लगता है? तो सरचार्ज के लिए आप ऐसे समझो कि देखो, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है ना, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज की रेट नील है। लेकिन टोटल इनकम 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक है, मींस मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, तो 10% आपको टैक्स पे सरचार्ज ऐड करना है। टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है अप टू 2 करोड़ है, तो आपको 15% है वो टैक्स पे सरचार्ज ऐड करना है। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, देखिए अगर आपकी टोटल इनकम मींस ऑल टाइप ऑफ द इनकम, टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, 10% सरचार्ज। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, आपका कितना? 15% सरचार्ज। लेकिन गाइस इफ योर टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है, आपकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ है, लेकिन गाइस उसमें स्पेशल इनकम भी है। और यहां स्पेशल इनकम का मतलब 4 तरह की इनकम, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, या फिर आपका डिविडेंड का इनकम है। तो अब ऐसा समझ लीजिए ना, ये 4 इनकम में मैंने क्या बोला, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, 112A वाला मतलब शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, वो भी शेयर मार्केट वाला। एंड डिविडेंड भी किससे मिलता है? शेयर मार्केट से। तो एक तो शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हो गए, और एक चीज ध्यान रखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किसी भी चीज को बेचने पे, जैसे प्रॉपर्टी बेचा और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो 112 में जाता है। तो गाइज अगर ये 4 तरह की इनकम है आपकी, देखो टोटल इनकम जो है ना, वो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़, और उसमें अगर ये 4 तरह की स्पेशल इनकम है, तो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा ना, उस पे बेटा मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा। अब आपको देखना है कि स्पेशल इनकम को छोड़ के बाकी वाला इनकम कितना है। अगर बाकी वाला जो इनकम है ना, अदर इनकम, वो अदर इनकम अप टू 2 करोड़ है, तो अदर इनकम के टैक्स पे भी सरचार्ज लेना है 15%। लेकिन अदर इनकम है वो अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज लेना है 25%। एंड गाइस अदर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ है, तो अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज लेना है 37%। तो देखो मैंने क्या बोला, एक बार मैं वापस से आपको माइंड मैप बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके केस में सरचार्ज कैसे लगेगा, तो टोटल इनकम जो है वो अप टू 50 लाख है, देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ है, 10% सरचार्ज ऑन द टैक्सेस, सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, तो 15% आप सरचार्ज ले लीजिए। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, तो टोटल इनकम में देखो, अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम मींस एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A एंड डिविडेंड का इनकम, इन इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्जेस 15%, तो उन पे सरचार्ज मैक्सिमम 15%। लेकिन अदर इनकम कितना है, इफ अदर इनकम जो है दैट इज विद इन द लिमिट ऑफ द 2 करोड़, तो अदर इनकम के टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा दैट इज 15%। But if other income itself is more than 2 crore rupees, other income itself is more than 2 crore rupees, तो उसके टैक्स पे जो सरचार्ज आएगा वो आपको लेना है 25%। एंड अदर इनकम itself is more than 5 करोड़ रुपीज, तो उसके टैक्स पे जो सरचार्ज आएगा दैट इज द 37%। ऐसे आपको सरचार्ज लेना है। एंड गाइस ये जो सरचार्ज ऐड करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% लगेगा, और वो हमेशा लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% है, वो हमेशा लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस।
देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अगर ये इससे समझना चाहते हो ना, तो ये सबसे बढ़िया मैंने बनाया है आपको। देखो क्या करने का, अगर आपकी स्पेशल इनकम, अदर इनकम सब मिला के टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, देयर इज नो सरचार्ज। टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, 10% सरचार्ज ले लो। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके अप टू 2 करोड़ रुपीस तक है तो 15% सरचार्ज ले लो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, टोटल इनकम में स्पेशल इनकम, अदर इनकम दोनों मिला के। अगर अप टू 2 करोड़ है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15% सरचार्ज। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग योर स्पेशल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ तो क्या होगा? तो टोटल इनकम अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक काम करो, स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज 15% ले लो। अब आप देखिए अदर इनकम कितनी है। अगर आपकी अदर इनकम विद इन द लिमिट ऑफ द 2 करोड़ है उस पे टैक्स पे सरचार्ज 15% ले लो। अदर इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़ है, तो उस पे टैक्स पे सरचार्ज आप 25% ले लो। एंड गाइस अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 5 करोड़ तो उस पे सरचार्ज आप 37% की रेट से ले लीजिए। अब एक चीज समझना, यहां पे मैं आपको जो बता रहा था दैट इज कि लाइक रिलेटेड टू द सरचार्ज। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने ये दे रखा है, इससे आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में चलते हैं कंपनी का टैक्स रेट क्या है। तो मैं बता दूं कंपनी दो तरह की होती है, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट है वो 30% है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 22-23 का अप टू द 400 करोड़ है, भाई टैक्स निकाल रहे हो प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम के लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर इज अप टू द 400 करोड़, विद इन द लिमिट ऑफ 400 करोड़, तो उस कंपनी के लिए सिर्फ 25% की रेट से टैक्स लगेगा। और बेटा अदरवाइज डोमेस्टिक कंपनी पे 30% की रेट से टैक्स है। फॉरेन कंपनी पे पहले टैक्स रेट 40% हुआ करता था, लेकिन इस साल से अमेंडमेंट आया है, दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट, और यहां पे टैक्स रेट आपका 35% हो गया है। अब एक चीज समझना, आपका डाउट ये आ सकता है कि सर डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो अगर इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है तो, या लास्ट ईयर ही इनकॉर्पोरेट हुई है तो, सर 22-23 में तो वो कंपनी था ही नहीं, तो भी क्या उसको 25% का बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसके हिसाब से आप ये समझिए कि अगर वो कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो ये माना जाएगा प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ द 400 करोड़ और आप 25% रेट का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। उसके बाद में सर एक बात बताइए, कंपनीज के केस में सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। कंपनी के केस में सरचार्ज कैसे लगेगा? आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, फॉरेन कंपनी के केस में 2%। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5%। तो देखो सरचार्ज कैसे लगेगा। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 7%, मोर देन 10 करोड़ है तो 12%, फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। अब एक चीज समझना, जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, सर उनके केस में टैक्स रेट कैसा है? तो उनके केस में कोई स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट 30% का टैक्स रेट रहेगा और सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे आपका सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में देखो, ऐसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एओपी बीओआई में आती है, लेकिन गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से टैक्स रेट दे रखा है। वो टैक्स रेट कैसा है कि अगर उनकी टोटल इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, मोर देन 10,000 अप टू 20,000 है तो 20%, मोर देन 20,000 है तो 30% की रेट से टैक्स लगेगा। सरचार्ज लगेगा सेम एज डोमेस्टिक कंपनी 7% एंड 12%। मींस टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है अप टू 10 करोड़ है तो 7%, मोर देन 10 करोड़ है तो 12% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से सब जगह लगता है, मींस आप टैक्स लीजिए, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल है तो ऐड करिए और उस पे फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिए। अब एक और चीज समझना, जब भी आप टोटल इनकम निकालते हैं एंड जो भी आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं उसको आपको नियरेस्ट रुपीज ऑफ द 10 में राउंडेड ऑफ करना है। जैसे टोटल इनकम आपका आया दैट इज द 10,08,533 आया तो आपको 530 लेना है। 535 आया तो आपको 540 लेना है। 539 आया तो आपको 540 लेना है। मींस 1 2 3 4 आया तो नीचे वाले 10 में जाने का 3, उसके बाद 5 6 7 8 9 आया तो आपको अपर वाले 10 में राउंडेड ऑफ करना है। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं सरचार्ज से रिलेटेड, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। गाइस बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो इनकम है ना वो लिटिल बिट मोर देन 50 लाख रुपीस है, या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, या फर्म के केस में मोर देन 1 करोड़ है, कंपनी के केस में मोर देन 1 करोड़ है या 10 करोड़ है। तो क्या होता है ना, बहुत बार जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है ड्यू टू द सरचार्ज। तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगता है। एक चीज बता दो, मार्जिनल रिलीफ हर जगह लगेगी जहां जहां सरचार्ज लगता है।
जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां वहां मार्जिनल रिलीफ है वो लगेगी। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि देखिए एक कंपनी है, उसका जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है। तो 1 करोड़ 1 लाख रुपीस पे 30% की रेट से टैक्स आया तो 30,30,000 आया। उसमें आप एक काम करिए, 7% सरचार्ज आएगा क्योंकि इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो 7% सरचार्ज आएगा कंपनीज के केस में। तो आपका टैक्स हो गया 32,42,100। अब एक बात बताओ, अगर इस कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख की जगह सिर्फ 1 करोड़ ही होती तो टैक्स कितना आता? सिर्फ 30 लाख रुपीस आता। उस पर सरचार्ज तो लगता ही नहीं। सिर्फ 30 लाख रुपीस आता, सरचार्ज तो नहीं लगता क्योंकि इनकम इज ओनली अप टू 1 करोड़ रुपीस। अब एक बात बताओ, यहां पे इनकम कितना बढ़ा? ओनली 1 लाख बढ़ा, एंड ड्यू टू दैट टैक्स कितना बढ़ा है? 2,42,100। तो देखिए यहां पे इनकम जो 1 करोड़ के ऊपर जो बढ़ा दैट इज द ओनली 1 लाख रुपीस, एंड ड्यू टू दैट आपका सरचार्ज जो बढ़ा है दैट इज द, आपकी जो टैक्स जो बढ़ी है दैट इज द 2,42,100। तो यहां तो इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ गया ना, तो आपको यहां मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। और जितना इनकम बढ़ा है 1 करोड़ से ज्यादा वो निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो कुल मिला के यहां पे 1,42,100 है, उतने का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको एक बड़ा सा अच्छा सा शॉर्टकट बता रखा है और वही शॉर्टकट आपको फॉलो करना है एग्जाम में। जब भी आपको लगता है कि जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनकी इनकम 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है, या 1 करोड़ से ज्यादा है, या 2 करोड़ से ज्यादा है, या 5 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी के केस में इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है या लिटिल विद 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर फर्म के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि आप जो इनकम आता है उस इनकम पे पहले टैक्स निकाल दो, उस पे सरचार्ज जो है वो ऐड कर दो, और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है ना, उसके बाद में आप ऐसा लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़। जैसे यहां पे 1 करोड़ से ज्यादा इनकम था ना, तो टैक्स ऑन 1 करोड़, 1 करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता? और प्लस कर दीजिए एनटीआई माइनस 1 करोड़। टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस कर दीजिए एनटीआई माइनस 1 करोड़। तो यहां पे एनटीआई माइनस 1 करोड़ इज 1 लाख, और 1 करोड़ पे आपका टैक्स कितना आता? 30 लाख, तो 31 लाख आया। अब एक काम करो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो अमाउंट है ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा नीचे वाले से। इसका मतलब विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो, विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पे मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आप एक काम करिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए। अब एक चीज समझना, अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है तो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 10 करोड़ पे आप सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है कंपनी के केस में। तो जैसे इस एग्जांपल में एक बात बताइए, 10 करोड़ 2,30,000 है, तो हम क्या करेंगे? 10 करोड़ 2,30,000 पे पहले टैक्स निकाल देंगे, उसमें सरचार्ज ऐड कर देंगे। सरचार्ज 12% रहेगा क्योंकि इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। अब यहां पे रेस्ट्रिक्टेड में क्या लिखेंगे? दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़। मींस अगर आपका इनकम 10 करोड़ ही होता तो टैक्स कितना आता? 3 करोड़ आता, बट सरचार्ज तो लगता ना। अरे 12% नहीं लगता, 7% तो लगता ना। तो आपका यहां पे सरचार्ज ऐड कर लेते, आप जो है वो सरचार्ज ऐड कर लेंगे करके, ठीक है। तो 10 करोड़ पे यहां 25% वाला सॉरी टैक्स रेट है, तो 10 करोड़ पे 2.5 करोड़ है वो टैक्स आ गया, उसमें 7% सरचार्ज, क्योंकि 10 करोड़ का इनकम होता तो सरचार्ज 7% तो लगता ना। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, और एडिशनल इनकम 10 करोड़ के ऊपर कितना है वो ऐड कर दीजिए, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया है, जैसा कि मिस्टर सैम करके, जिसकी एज 62 ईयर्स है, नॉन रेजिडेंट है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की एज 62 ईयर्स है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं माना जाता। तो आप बेसिक स्लैब रेट है 2,50,000 वाला, उससे आप टैक्स निकाल दीजिए। अब उसमें सरचार्ज ऐड करिए, कितना? 15%। लेकिन इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है ना, तो यहां पे मार्जिनल रिलीफ आपको देखना पड़ेगा। आप एक काम करिए, टैक्स ऐड करने के बाद आप सरचार्ज ऐड करिए, और सरचार्ज लेने के बाद जो भी तुम्हारा अमाउंट आता है आप लिखिए दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़। मींस 1 करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता? प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ करके, ठीक है। तो ये ले लीजिए, विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है वो मिल जाएगा। होप सो इट गॉट क्लियर। सो गाइस, यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए भी दिए हैं, आप इसको देख के आइएगा और आप इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने फाइनल आंसर इसका दे रखा है। तो 3 क्वेश्चन मैंने ऊपर दे रखे वो, और ये 2 क्वेश्चन आप करोगे तो 5 क्वेश्चन में आपका मार्जिनल रिलीफ वाला फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है 87A, दैट इज रिबेट टू द सर्टेन इंडिविजुअल। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंट होना चाहिए, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है एंड गाइस उसका टोटल इनकम अप टू 5 लाख है, मींस टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 1 रुपया भी 5 लाख से ज्यादा है तो 5 लाख में राउंडेड ऑफ हो जाएगा।
5,04,000 हुआ तो भी राउंडेड ऑफ 5 लाख में हो जाएगा गाइस। 5 लाख और 5 रुपीज है तो फिर ये मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी, ये रिबेट नहीं मिलेगी। ये रिबेट कब मिलती है? 87A की रिबेट फ्रॉम द टैक्स ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। ये रिबेट तभी मिलेगी जब रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है। इट इज विद इन द लिमिट ऑफ द 5 लाख रुपीज। तो गाइस जो भी उसका टैक्स आएगा 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर है उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगता। 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता क्योंकि 5 लाख पे अगर आप स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो 12,500 आएगा। तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर करोगे तो टैक्स ही आएगा। तो उतना टैक्स आपका रिबेट मिल जाएगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गाइस इसमें ध्यान रखना, ये जो 87A का रिबेट है ना, अगर आपकी इनकम थोड़ी बहुत भी अगर 5 लाख से ज्यादा है तो भैया ये रिबेट नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए 5 लाख 5 रुपीज हुआ तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख 1 रुपीज हुआ तो राउंडेड ऊपर हो गए और 5 लाख आ जाएगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा। बट 5 लाख अगर 5 रुपीज हुआ तो फिर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जैसे इस एग्जांपल में आपकी इनकम 5 लाख 7,000 है, तो आपकी इनकम 7,000 ज्यादा है लेकिन उसकी वजह से आपका टैक्स है वो 14,456 है, उतना आपका टैक्स आ जाएगा। तो देखो इनकम बढ़ी 7,000 और उसकी वजह से टैक्स बढ़ गया 14,456। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन 115 बीएसई में है। वो 115 बीएसई में कैसे है, क्या है, जैसे अपन 115 बीएसई पढ़ेंगे तो अपन समझेंगे। एक और चीज समझना, ये जो रिबेट आप 87A वाला लेते हो ना, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले आपको लेना है। और एक और चीज समझना, ये 87A का रिबेट है ना, ये ऑल टाइप ऑफ द इनकम पे मिलेगा। ऑल टाइप ऑफ द इनकम का मतलब होता है कि आपकी इनकम जो है वो कोई भी तरीके के हो, भले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला है, 111A वाला है, या विनिंग का इनकम है, उसके सामने भी मिलेगा। ये सिर्फ एक चीज के सामने नहीं मिलेगा, दैट इज LTCG 112A। जो शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है ना, उसके सामने नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी कोई भी इनकम है उसके सामने आपको ये रिबेट 87A का मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन इज 115 BAC, जिसको अपन बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम, या इसको अपन बोलेंगे अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। अब एक चीज समझना, यहां पे क्या होता है, 115 BAC है और अभी तो भैया 115 BAC का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ढंग से पढ़ लेना एक बार। देखिए 115 BAC क्या बोलती है, ये सेक्शन लगेगी पहली चीज तो कि अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे, तो इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसका मतलब कंपनी पे नहीं लगती, पार्टनरशिप फर्म पे नहीं लगती, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी पे नहीं लगती, आपकी जो क्या बोलते हैं LLP है उस पे नहीं लगती। ये सिर्फ किस पे लगती है? इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी नहीं लगती है। अब एक चीज समझना, अगर 115 BAC आप लेते हो तो 115 BAC में आपको स्लैब रेट है वो बड़ी अट्रैक्टिव स्लैब रेट है। और यहां पे स्लैब रेट में इस साल से अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज द निल। 3 लाख से लेके और 7 लाख तक का इनकम रहेगा उस पे 5%, 7 लाख से लेके और 10 लाख तक का इनकम रहेगा उस पे 10%, आपका 10 लाख से लेके 12 लाख तक के इनकम पे 15%, 12 लाख से लेके 15 लाख के इनकम पे 20%, एंड गाइस 15 लाख के ऊपर वाला जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि आपको टैक्स कैसे लगेगा, तो देखिए अप टू 3 लाख तक देयर इज नो टैक्स, 3 लाख टू 7 लाख 5%। लास्ट ईयर तक इसमें क्या हुआ करता था पता है, यहां 7 लाख की जगह 6 लाख हुआ करता था, बट नाउ इट इज 7 लाख। सो 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, और मोर देन 15 लाख है वो आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, सर आप ये बोल रहे हो कि ये स्लैब रेट से टैक्स लगेगा तो ये तो बहुत ही मजा आ जाएगा सर, लेकिन स्पेशल रेट्स की इनकम जर अगर कोई है, एक बात बताऊं, स्पेशल रेट्स की इनकम है वो 111A आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का, उस पे टैक्स रेट क्या है 15% है। लेकिन गाइस उसमें भी इस साल से अमेंडमेंट हुआ है, 15% की जगह आपका 20% हो जाएगा अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर करते हो। कैपिटल गेन की सब रेट है वो इस साल से चेंज हो गई है, और बेटा यहां 111A का जो टैक्स रेट पहले 15% हुआ करता था उसकी जगह अब आपका 20% लगेगा अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर करते हो। जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पहले 20% टैक्स रेट था, अब आपका 12.5% हो गया है, बेनिफिट हो गया है, यहां पे 12.5% हो गया है, लेकिन इंडेक्सेशन हटा दिया है, ऐसा अपन कैपिटल गेन में सीखेंगे। तो 112 का जो टैक्स रेट होता है वो टैक्स रेट क्या है कि भैया आपका 20% है, बट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो 12.5%।
112 का टैक्स रेट है वो पहले 10% हुआ करता था, बट अब उसका टैक्स रेट हो गया है 12.5% इन एक्सेस ऑफ द 1,25,000। अगर आप 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे 112 का टैक्स रेट है वो 12.5% लगेगा। तो गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये वाली स्लैब रेट लगेगी इनकम पे, बट व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम? गाइस स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होता रहेगा। स्पेशल रेट्स के लिए कुछ भी चेंज नहीं, स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होता रहेगा। अदर इनकम जो होगी वो आपकी ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि सर सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए तो हमने अलग स्लैब रेट देखा था, तो क्या अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या यहां 3 लाख की जगह 5 लाख हो जाएगा क्या? ना बाबा ना, यहां भले रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, 115 बीएससी में टैक्स रेट आपका यही रहेगा। उसके बाद में सर एक और चीज समझना, सर सरचार्ज कैसे लगेगा? तो सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पे। आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर मोर देन 50 लाख रुपीज है, अप टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आपका 15% सरचार्ज, मोर देन 2 करोड़ है तो यहां 25% सरचार्ज। गाइस ध्यान रखना यहां 37% सरचार्ज नहीं लग सकता। यहां 37% सरचार्ज नहीं है। जब आप 115 बीएससी लेते हो तो 37% का सरचार्ज नहीं लगेगा बेटा। नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपका 37% सरचार्ज है अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो, लेकिन यहां पे आपका 37% का सरचार्ज नहीं है। यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो आपका 25% का रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 25% रहेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% रहेगा। अब एक और चीज समझना, जब भी आप ये सेक्शन लेते हो 115 बीएससी तो आपको एएमटी नहीं लगेगा। जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ना वो वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, एएमटी नहीं लगेगा। तो सर एक बात बताओ, एएमटी का क्रेडिट कुछ पड़ा हुआ है तो उसका क्या करेंगे? पुराना एएमटी क्रेडिट जो पड़ा है वो लैप्स हो जाएगा। एएमटी क्रेडिट अगर आपका कुछ पड़ा है तो वो लैप्स हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो ना, ये वाली अट्रैक्टिव स्लैब रेट लेना चाहते हो तो आपको बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे, बहुत सारी आहुतियां देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। सर क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले एक एक हेड वाइज चलते हैं। आपको पता है सैलरी हेड में हमने पढ़ा था एक प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स का नॉर्मली हर ईयर का 2500 का प्रोफेशनल टैक्स आता है तो उसका अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना उसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। सैलरी हेड में हम सीखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, इसमें इस साल से एक बेनिफिट दिया है 115 बीएससी में। आपको पता है सैलरी हेड में नॉर्मली स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहता है? 50,000। लेकिन अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट इस साल से दिया है कि भाई साहब आपके एग्जाम के लिए ये भी एक अमेंडमेंट है कि अगर नॉर्मली क्या होता है आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप 115 बीएससी लेते हो तो सैलरी हेड में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द 50,000। उसके बाद में सैलरी हेड में देखो क्या क्या आहुतियां देनी है, क्या क्या बलिदान देने हैं। एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक गाइस एचआरए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एचआरए का याद है ना वो 40 और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, वो आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लीव ट्रेवल कंसेशन, जो घूमी घूमी करने जाते हो, आपको पता है इकोनॉमी क्लास का फेयर का एग्जेम्पशन आपको मिलता था घूमी घूमी करने का, वो आपको नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो अलाउंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे वो कुत्ता टीसी उधर है वाले, वो आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अलाउंसेस जो मिलेंगे वो पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन गाइस तो भी इसके 4 एक्सेप्शन है। ये डीटीडीसी वाले जो अलाउंसेस है इसका एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। डीटीडीसी का मतलब होता है, सबसे पहले डी का मतलब होता है दिव्यांग एम्प्लॉय। जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय होता है ना, वो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को क्या करता है कि एम्प्लॉयर अगर मान लो उसको कम्यूटेशन अलाउंस दे रहा है तो कम्यूटेशन अलाउंस को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं, तो उसमें 3,200 पर मंथ का एक एग्जेम्पशन मिलता है। तो वो एग्जेम्पशन मिलता रहेगा भले दिव्यांग एम्प्लॉय 115 बीएससी लेता है। दूसरी चीज आपका ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। इसमें क्या होता है कि जितना आप एक्सपेंडिचर एक्चुअल स्पेंड करते हो ना, जितना आप खर्चा करते हो उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। तो डीटीडीसी का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसको छोड़ के एसएससी को कोई और एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अलाउंसेस से रिलेटेड।
तो जो अलाउंसेस रहेंगे वो सब टैक्सेबल हो जाएंगे, कुछ भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा ये चार को छोड़ के। डीटीडीसी, पहला डी फॉर दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यहां पे टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डी का मतलब डेली अलाउंस एंड सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस। इसमें जितना आप स्पेंड करते हैं उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस पीजीबीपी की अगर बात करें तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको याद है ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन थी ना, डोनेशन आपको पता है, अब मैंने पढ़ाया था कि राहुल आईसीयू को डोनेशन देते हो। राहुल आईसीयू मतलब रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया 100% डिडक्शन, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए डिडक्शन दिया 100% डिडक्शन, आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी को डोनेशन दिया आपको 100% डिडक्शन, एंड गाइस इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको डोनेशन दिया तो आपको 100% डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। देखो इन हाउस रिसर्च आप करोगे उस पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो मिलेगा, लेकिन आप जो डोनेशन करते थे वो डोनेशन वाली डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 35 एडी, अरे वो स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल, हॉस्पिटल वाला, वो सब आपको डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे नहीं मिलेगा अगर आप 115 बीएससी लेते हो। उसके बाद पीजीबीपी के बाद अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, ए गाइस हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो एसओपी होता है उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 2 लाख या 30,000 का, वो आपको नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है 2 लाख या 30,000 वाला वो नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। दो प्रॉपर्टी पे आप ले सकते हो ना, 2 हाउस प्रॉपर्टी का मिला के अप टू 2 लाख और 30,000, दैट इज नॉट अवेलेबल। एंड गाइस लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका लॉस आ गया हाउस प्रॉपर्टी हेड का, तो वो लॉस जो है ना वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी हेड का अगर कोई लॉस आ गया तो वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एंड गाइस उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का अगर एलओपी डीएलओपी, देखो एसओपी में तो लॉस आएगा ही नहीं क्योंकि एसओपी में इंटरेस्ट अलाउ हो नहीं रहा है। अगर एलओपी एंड डीएलओपी में लॉस आ जाता है तो वो लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा और उसके साथ साथ वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। उसके बाद में अगर अदर सोर्सेज में मैं बताऊं, जब भी पेरेंट्स के हाथ में माइनर की इनकम को ऐड करते हैं ना तो पेरेंट्स को यहां पे एक एग्जेम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 1032 का 1500 पर चाइल्ड पर एनम मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड, तो वो नहीं मिलेगा। जो एमपी एमएलए एमएलसी होते हैं उनके केस में क्या होता है कि जो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड गाइस अंडर चैप्टर 6 है ना, अंडर चैप्टर 6 ए, अंडर चैप्टर 6 ए के जितने भी डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे। 10AA वो एसईजेड वाला डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। तो अंडर चैप्टर 6 ए 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80TTA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80TTB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अंडर चैप्टर 6 ए का एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट गाइस तो भी 3 मिलेगा। कौन कौन सा? एक तो 80JJAA है वो मिलेगा। 80JJAA मतलब जा मत आ, जब नए एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी ऑडिट हो रही है और आप बिजनेस कर रहे हो और नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो जा मत आ, उसकी सैलरी का 30% डिडक्शन लेते हो। उसमें कंडीशन होती है उसको 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, 25,000 से ज्यादा का उसका सैलरी नहीं होना चाहिए, उसको आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसको कैश में सैलरी नहीं दे रहे हैं एंड ऑल। तो गाइज उसका जो डिडक्शन मिलता है ना वो मिलेगा। 80CCD2 और 80CCH2 भी मिलेगा। ये 80CCD2 क्या होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर ने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डाला है, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डाला है, तो पहले तो आप एक काम करो टैक्सेबल कर दो अंडर द हेड सैलरी, और उसके बाद उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80CCD2 में। और 80CCD2 में कितना डिडक्शन मिलता है पता है? जितना एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है या 14% ऑफ द सैलरी। अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो तो वो 14% ऑफ सैलरी हो गया, वो एक अमेंडमेंट डिडक्शन टॉपिक में हुआ है, तो उतना डिडक्शन मिलेगा। और उसके बाद 80CCH2 क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी जो अपने अग्निवीर है, तो अग्निवीर के केस में गवर्नमेंट जो है वो अग्निपथ जो एक कंट्रीब्यूशन फंड बनाया, अग्निपथ फंड बनाया, वो अग्निपथ फंड में क्या करेगी? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो पहले वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी और उसके बाद उसका डिडक्शन 80CCH2 में मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर एसएससी को मान लो ये जितनी भी सेक्शन है इनकी वजह से अगर कोई पुराना कोई लॉसेस है या पुराना कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, मतलब इनकी वजह से कोई पुराना लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, तो अब आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते।
जैसे तुम्हारा कोई पुराना लॉस है लेकिन वो 35 एडी के बिजनेस का लॉस है, तो फिर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। या पुराना कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है, उसमें एडिशनल डेप्रीशिएशन है, तो वो अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते है करके। अब एक चीज समझना गाइस, मैं बताऊं, ये जो 115 बीएसी वाली सेक्शन है ना, ये अभी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है। डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम का मतलब है कुछ भी नहीं बोला है तो आपको इसी के हिसाब से टैक्स निकालना है, कुछ भी नहीं बोला तो आपको ये फॉलो करनी है। दिस इज द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, डिफॉल्ट आपको ये लेनी पड़ेगी। लेकिन गाइस, क्या हम इससे बाहर जा सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको इसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, हर साल आपके पास ऑप्शन है। आंसर इज यस। अगर कुछ नहीं करोगे तो ये वाली सेक्शन, बट अगर आप इससे ऑप्ट आउट कर दोगे तो आप नॉर्मल वाली जो स्लैब रेट थी ना 2,50,000 वाली, 3 लाख 5 लाख जो सीनियर सिटीजन वगैरह, वो आप ले सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताऊं, क्या हर साल हम ऐसे चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन जो मैं अभी 2 लाइनें बोल रहा हूं ना, उस पर ध्यान देना गाइस। देखो, अगर आपका बिजनेस का इनकम नहीं है, मींस यू डोंट हैव द बिजनेस इनकम, यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस, आप बिजनेस नहीं है, तो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन। आपके पास हर साल ऑप्शन है कि या तो आप 115 बीएससी लीजिए या 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लीजिए। कुछ नहीं बोलोगे तो 115 बीएससी लेंगे। लेकिन गाइस, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, जो आपके 139(1) का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आता है ना 31 जुलाई, 31 जुलाई से पहले पहले आपको इस सेक्शन से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो ऑप्ट आउट करके आप नॉर्मल वाले जो पुराना ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर तो आपको यही वाली सेक्शन है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो देखो, हर साल आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है या तो ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम वाली या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ऑप्ट आउट कर दीजिए, तो आप नॉर्मल वाले टैक्सेशन रिजिम में चले जाएंगे। लेकिन गाइस, इसमें एक एक्सेप्शन है पीजीबीपी वालों का। अगर आपका बिजनेस का इनकम है, क्या इनकम है बिजनेस का, इफ यू आर हैविंग द पीजीबीपी इनकम, और आपने ये डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 बीएससी इससे ऑप्ट आउट कर दिया, तो अगर आपने ऑप्ट आउट कर दिया ना, तो फिर आपको इस साल नॉर्मल प्रोविजन मिलेगा, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम मिलेगा। तो बेटा हर साल आपको नॉर्मल के हिसाब से ही जाओगे, हर साल आप ओल्ड के हिसाब से ही जाओगे, फिर 115 बीएससी मत लो। बट अगर किसी साल 115 बीएससी ले लिया आपने और डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में चले गए, तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे वापस, जब तक कि आपका बिजनेस है। जब तक कि आपका बिजनेस है तब तक आप इसको ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर आपका बिजनेस का इनकम नहीं है, हर साल आपके पास ऑप्शन है, मींस आइदर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम या फिर ऑप्ट आउट करके नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम। लेकिन गाइज, अगर बिजनेस का इनकम है और आपने ऑप्ट आउट किया है तो फिर आप नॉर्मल के हिसाब से कंटिन्यू रखो। बट किसी साल अगर 115 बीएससी आपने ऑप्ट कर लिया, 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में चले गए, तो वापस आप बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक कि आपका बिजनेस है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अब एक और चीज समझना, आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A का। देखो, 87A का रिबेट अपन ने नॉर्मल प्रोविजन में क्या पढ़ा था कि अगर आपका टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज तो आपको 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर का रिबेट मिलेगा। अब यहां पे गाइस चेंज है, अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जाते हो एंड आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, अप टू 7 लाख रुपीज। तो आपको रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे ध्यान रखना, अगर 7 लाख के ऊपर है थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका जो इनकम है वो 7,20,000 है, तो 7,20,000 है, अब आप इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे, तो स्लैब रेट से टैक्स निकाला, न्यू वाली स्लैब रेट से, तो 22,000 का आपका टैक्स आ गया। अब रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस यहां मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट डाला है। यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट यहां कैसे देखना है, तो देखो, आपको क्या करने का कि जो भी टैक्स आता है इस पे आ गया टैक्स, आपको रिबेट तो नहीं मिलेगा, 87A का रिबेट तो नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारा टैक्स अमाउंट आया, अब उसमें आपको लिखना है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टैक्स ऑन 7 लाख। क्या 7 लाख होता तो टैक्स कितना आता? एक बात बताओ, 7 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स जीरो आता ना। क्यों 7 लाख तक की जीरो आता? क्योंकि स्लैब रेट्स पे 7 लाख से पे टैक्स निकालते न्यू स्लैब रेट से, तो आपका 20,000 आता और 25,000 तक का रिबेट है ना, तो 20,000 का रिबेट ले लेते आप, टैक्स जीरो आता। तो 7 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं आता। अब 7 लाख के ऊपर वाला इनकम कितना है? 20,000 है, तो बेटा यहां 20,000 ले लीजिए एंड 22,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर इट्स कम्स टू द 20,000, तो यहां ऑटोमेटिकली 2,000 का आपका मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा।
तो गाइस पहली चीज मैं बता दूं, यहां पे ये जो रिबेट है ना 87A का, अगर आप 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से जाते हो तो यहां पे आपको जो रिबेट है वो रिबेट का अमाउंट क्या रहेगा 25,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। बट ये रिबेट तभी मिलेगा जब आपका इनकम जो है वो अप टू 7 लाख रुपीज है। 7 लाख के ऊपर है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, इस बार क्या हुआ है ना, देखो 7 लाख तक का आपका इनकम है तो टैक्स आ रहा है 20,000, तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस 25,000। बट देखो लॉ मेकर से थोड़ी गलती हो गई, मतलब उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, इनको चेंज करना चाहिए। या तो यहां पे 20,000 कर देते तो मैच हो जाता है कि 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स भी 20,000 आता है, तो देयर इज नो नीड टू पे द टैक्स। या फिर यहां पे 7 लाख की जगह 7,50,000 कर लेते तो वो ज्यादा बेटर रहता। बट गाइस कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे ही सीखेंगे, यही अभी लॉ में है कि आपका टोटल इनकम अप टू 7 लाख रुपीज है तो आप रिबेट ले लीजिए 100% ऑफ द टैक्सेस और 25,000 विच एवर इज लोअर। बट यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट मिलेगा, कब मिलेगा, आपका इनकम ध्यान रखना 7 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है और अगर 7,22,220 तक है, अगर आप अमाउंट याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा मैंने सिखाया वैसे देखोगे तो भी आपका समझ में आ जाएगा। 7,22,220 तक है तो आपको मार्जिनल रिलीफ यहां देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, जो भी आपका इनकम है उस पर टैक्स निकाल दीजिए, उस पर बाद में रिबेट तो मिलेगा नहीं, बट आपको फिर देखना है कि टैक्स ऑन 7 लाख आपका नील आता, 7 लाख के ऊपर वाला इनकम कितना है 20,000, तो विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको 2,000 रुपीज का यहां पे रिबेट मिल जाए, रिलीफ है वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं गाइस, सेक्शन 115BB। 115BB ये बोलती है कि अगर आपको लॉटरी से, पजल से, क्रॉसवर्ड से वगैरह जो इनकम होती है, विनिंग की इनकम है, उस पे 30% की रेट से आपका फ्लैट टैक्स लग जाएगा। उसके बाद में एक सेक्शन आती है 115BB, दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। अभी अपन पढ़ेंगे डीम्ड इनकम, इसके आगे ही दे रखा है, दैट इज द डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपके बैंक में कुछ पैसा आ गया बहुत ज्यादा करके, ठीक है, ये बोलोगे आपके बैंक में आया पैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके बैंक में पैसा आ गया बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पैसा आ गया और फिर आपको पूछा ये कहां से आया, बोले पता नहीं कहां से आया, भगवान जी छोड़ के गए, माता जी ने छोड़ा है, हमने भगवान से प्रे की थी, शायद उन्होंने बैंक में डाल दिया पैसा। अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो तो आपको पता है उस पर आपका टैक्स लगता है, वो कौन सा 60% की रेट से टैक्स लगेगा। एंड गाइस उस पे 25% है वो सरचार्ज है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो 78% है वो निर्मला सीतारमण जी ले जाएगी। निर्मला सीतारमण जी 78% लेने वाली है। एंड गाइस उसके बाद में अगर आपका एक सेक्शन है 115BBJ। बीबीजे का मतलब होता है कि अगर मान लो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, वो जंगली रमी खेलते हो, ड्रीम 11 खेलते हो, माई 11 सर्कल खेलते हो, तो अगर वो खेलते हो और उससे जो भी इनकम होगा उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो ये 3 स्पेशल रेट्स मैंने आपको और बताई। एक तो विनिंग का इनकम 30%, ये ऑनलाइन विनिंग है तो उस पर भी आपका 30%, और जो आपका डीम्ड इनकम होता है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो, अब्बा जब्बा डब्बा बोल रहे हो, पता नहीं कहां से आया था, ठीक है, भगवान जी वहां नदी से तैरते तैरते मेरे को एक मटका मिला था, उसमें बहुत सारा पैसा था, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो तो उस पर आपका 78% की रेट से टैक्स लगेगा। मीन 60% प्लस 25% प्लस 4% है, वैसे टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, ये जो 3 इनकम है ना, विनिंग की इनकम एंड डीम्ड इनकम, इसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। मींस ये ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी। विनिंग के केस में लॉटरी का टिकट खरीदा था, क्या वो अलाउ होगा? नहीं। और इसके सामने कोई लॉसेस वगैरह सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, इसके सामने कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये ग्रॉस इनकम सीधी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके सामने कोई डिडक्शन विडक्शन भी नहीं मिलेगा। एंड गाइस इसके सामने आपको कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ये जो इनकम है ना, इनके सामने कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वो स्पेशल टैक्स रेट जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, उनके सामने आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो मिल जाएगा इन केस ऑफ द रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ करके। ठीक है, चलिए अब अपन चालू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द डीम्ड इनकम। नाउ गाइस नेक्स्ट पार्ट आता है आपकी डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब क्या होता है, जिसको देख के आपको लगेगा ये इनकम नहीं है बट ये इनकम मान ली जाएगी। सर कौन कौन सी डीम्ड इनकम है? सबसे पहले सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या बोलती है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है कि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज क्रेडिट हुई और आपसे पूछा गया भैया ये पैसा कहां से लाया था, आपसे पूछा गया कि ये कहां से आया था पैसा, आप बता ही नहीं पा रहे हो, या तो आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो या फिर आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि भगवान जी देके गए थे, ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी क्रेडिट हुआ और आप उसका एक्सप्लेनेशन या तो दे नहीं पा रहे हो या फिर ऐसा बोलते हो कि रात को सपने में आए थे मेरे भगवान और उन्होंने बोला था कि तेरे बैंक में इतना पैसा डाल देंगे, शायद उन्होंने भेजा होगा। अगर ऐसा होता है तो बेटा उस केस में एओ जो है वो आपकी इसकी डीम्ड इनकम मान लेगा। और डीम्ड इनकम के केस में टैक्स रेट क्या रहता है, अभी मैंने आपको बताया था, वहां पे 78% का इफेक्टिव टैक्स रेट रहेगा, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां पे एक और चीज ऐसी बोली हुई है कि अगर मान लो आपने किसी से लोन लिया या आपने किसी से बोरोइंग किया, आपने किसी से लोन लिया और आपने किसी ने बोरोइंग किया, मतलब जैसे मान लो मैंने किसी से लोन लिया, मैंने किसी से बोरोइंग किया, एंड गाइस
अगर उस पर्सन को पूछा गया जिसने मुझे लोन दिया था, जिससे मैंने बोरोइंग किया था, उस पर्सन से पूछा गया कि उसने वो पैसा कहां से लाया था, अगर वो एबल नहीं है एक्सप्लेनेशन के, वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहा है या एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है एंड मेरे हाथ में गाइस टैक्स लग जाएगा। बड़ा ही हार्श प्रोविजन हो गया ना। यहां पे क्या बोला कि अगर मान लो आपने किसी से लोन लिया था, बोरोइंग किया था, और बेटा वो जिसने लोन दिया था उस बंदे से पूछा गया ये पैसा कहां से लाया था, इसका सोर्स क्या था, अगर वो एबल टू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ये माना जाएगा मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और उस पर्टिकुलर केस में वो मेरे हाथ में इनकम माना जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मेरा मान लो ड्राइवर है या मेरे को ऐसे पहचान वाले कोई है, उनके अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया और उनसे मैंने लोन ले लिया, अब उनको बेचारों को बुलाया वहां पे करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, बोला ये पैसा कहां से लाया था, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो उस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और मेरे हाथ में इनकम मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो आप एक बार के लिए। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, उन्होंने मान लो किसी से कोई पैसा लिया एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल मनी या शेयर प्रीमियम मनी और एनी अदर सच अमाउंट लिया, अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी से एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम लिया एंड गाइस वो कंपनी जो है उसने उसको पूछा कि ये पैसा कहां से लाया था, कंपनी ने बोला ये बंदा शेयर होल्डर है इसने दिया था। अब शेयर होल्डर को पकड़ा और शेयर होल्डर बता नहीं पा रहा है कि उसने वो इनकम कमाई कहां से थी, वो पैसा शेयर होल्डर ने कहां से लाया था। अगर शेयर होल्डर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उस केस में यह माना जाएगा कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है और कंपनी के हाथ में भाई साहब ये डीम्ड इनकम माना जाएगा और कंपनी को उस पर 78% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 69। 69 क्या बोलती है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है गाइस, कि अगर मान लो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, एंड भाई साहब आपने इन्वेस्टमेंट किया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और आपसे पूछा गया कि भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से लाया था, आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। आई कैन टेक एग्जाम्पल के फॉर एन एग्जाम्पल हुआ क्या कि मैंने मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और फिर मैंने वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कल उठ के एओ ने पूछा कि भैया ये शेयर कहां से खरीदे थे, मैंने बोला पता नहीं कहां से खरीदे थे। मैं अगर उसका सोर्स बता नहीं पा रहा हूं तो वो मेरी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट आता है सेक्शन 69A, दैट इज अनएक्सप्लेन मनी और असेट। मान लो आपके पास में कोई असेट मिल जाता है, तुम्हारे घर पे मान लो इनकम टैक्स वाले आए और उनको वहां ज्वेलरी में का मटका भरा हुआ मिल गया करके, ठीक है, ज्वेलरी का मटका भरा हुआ मिल गया, उसमें सब हीरे वीरे है, ज्वेलरी है। आपसे पूछा ये कहां से लाया, बोला पता नहीं कहां से पानी से तैर के आ गया था करके, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई भी अनएक्सप्लेन मनी मिलता है, अनएक्सप्लेन असेट मिलता है और आप जो है वो उसके ओनर हो और आपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है और आपसे पूछा गया इसका सोर्स क्या है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, हुआ क्या, सेक्शन 69B क्या बोलती है कि अगर मान लो आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है या आपकी कोई ऐसी एसेट है जो आपने पार्टली बुक्स में रिकॉर्ड की है। पार्टली बुक्स में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने 1 केजी गोल्ड खरीदा है, तो 1 केजी गोल्ड की प्राइस होती है 80 लाख रुपए। 1 केजी गोल्ड है उसकी प्राइस होती है 80 लाख रुपए। अब आप क्या बोल रहे हो पता है कि आपने 1 केजी का गोल्ड है वो सिर्फ 30 लाख में खरीदा है। अब आपने बुक्स में रिकॉर्ड भी किया, गोल्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक आपने रिकॉर्ड भी किया 30 लाख रुपीस का, और आपने बुक्स में रिकॉर्ड भी किया और बोलते हो मैंने तो 1 केजी गोल्ड है ना वो 30 लाख रुपीस में खरीदा है। अब ये तो यार पॉसिबल नहीं है ना, तो गलत कर रहे हो, आपने पार्टली रिकॉर्ड किया। तो उस पर्टिकुलर केस में जितना रिकॉर्ड नहीं किया मींस इसका डिफरेंस कितना है, 50 लाख है, वो 50 लाख आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उस पर 78% की रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एक पॉइंट आता है सेक्शन 69C, दैट इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने खर्चा किया, भाई साहब रईसी वाला जोरदार खर्चा कर रहे हो, आप दबा के खर्चा कर रहे हो और आपसे पूछा गया ये पैसा कहां से लाया था, आप बता ही नहीं पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लो आपने क्या किया, अपने घर में किसी की शादी करा रहे हो और शादी में आपने 2 करोड़ रुपया उड़ा दिया, वहां पे ऐसे नोट उड़ा रहे हो करके, ठीक है, और गाने पे मतलब नोट उड़ा रहे हो वहां पे शादी में, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया आपने इतना नोट उड़ाया है, दहेज में एक BMW गाड़ी भी दी है, पूछा गया ये पैसा कहां से लाया था, खर्चा किया पैसा कहां से लाया था, इसका सोर्स क्या था, इनकम टैक्स रिटर्न तो तुमने भरा ही नहीं, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो जितना खर्चा किया था ना उतना आपका डीम्ड इनकम माना जाएगा और उस पे 78% की रेट से टैक्स लग जाएगा। लास्ट पॉइंट बोलता है सेक्शन 69D, दैट इज अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन द हुंडी। हुंडी का मतलब क्या होता है पता है, हुंडी इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट, ये पहले होता था, आपने पता है ऐसा फाउंडेशन में पढ़ा था, 11th 12th में पढ़ा था, हुंडी पहले होता था आजकल नहीं होता।
अब हुंडी के केस में क्या होता है कि अगर मान लो आपने क्या किया, आपके पास कोई हुंडी थी और वो हुंडी को कहीं गिरवी रख के आपने कैश में लोन ले लिया। अगर आपने हुंडी को गिरवी रख के आपने कैश में लोन लिया या फिर आपने लोन का कैश में रीपेमेंट कर दिया, तो बेटा जितना लोन लिया या रीपेमेंट किया वो तुम्हारा डीम्ड इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो तुम्हारा डीम्ड इनकम माना जाएगा। लेकिन जो अगर आपने लोन लिया वो ऑलरेडी डीम्ड इनकम माना गया है, तो फिर आप कैश में रीपेमेंट करोगे, उसको फिर आपका डीम्ड इनकम नहीं माना जाएगा। और जब भी आपकी डीम्ड इनकम मानेंगे 78% का टैक्स लगेगा, 60% टैक्स रेट, 25% आपका सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एक बात समझना, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम बोलते किसको है? तो एग्रीकल्चर इनकम में देखो चार तरह की एग्रीकल्चर इनकम होगी। पहली चीज तो अगर मान लो आपकी रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, किसी को भाड़े पे दे रखा है, वो आगे वाला एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहा है, आगे वाला एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहा है और आपको वो रेंट दे रहा है, तो वो रेंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन ध्यान रखना, आपने मान लो मूवी शूटिंग के लिए दिया, शाहरुख खान काजोल दौड़ रहे हैं वहां पे करके, ठीक है, और उसके लिए आपको रेंट मिल रहा है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आपने लैंड किसी को भाड़े पे दिया और आगे वाला बंदा जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है और आपको रेंट दे रहा है, तो वो तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है। दूसरी चीज, अगर मान लो आप जो है वो कोई भी रेंट मिल रहा है ऑफ द फार्म हाउस लोकेटेड इन द रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में अगर मान लो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड के पास कोई फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस आप जो भाड़े पे दे रहे हो एज अ ड्वेलिंग यूनिट, मींस वर्कर्स वगैरह वहां पे सो रहे हैं, या फिर स्टोर हाउस, मींस आपके मान लो पड़ोसी में खेत है, उसको रखने के लिए कुछ ऐसे क्रॉप्स वगैरह रखने के लिए उसको जगह चाहिए थी और आप एज ए स्टोर हाउस किसी को दे रहे हो और उसका जो इनकम होगा ना, रेंट ऑफ द फार्म हाउस, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन भाई आपने एज अ ड्वेलिंग हाउस दिया है या फिर आपने एज अ स्टोर हाउस दिया है और उसका जो रेंट आ रहा है, दैट इज द एग्रीकल्चर इनकम। तीसरा, अगर आपके नर्सरी से इनकम होती है, नर्सरी का मतलब होता है पेड़ पौधे बेचने से, तो जो छोटे छोटे मोटे मोटे पौधे होते हैं वो पौधे बेच के अगर आप बेचते हो, भले आप वो ऑपरेशन लैंड पे नहीं कर रहे हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे मकान में रहते हो और फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये नर्सरी का बिजनेस करते हो, तो ये भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है। अब एक और चीज समझना, लास्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप बेचते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने ग्रो किया और आप अगर बेचते हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे आपने गेहूं उगाया, गेहूं बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम। आपने कुछ पौधे उगाए, पौधे बेच दिए, एग्रीकल्चर इनकम। आपने अगर पोटैटो उगाए, पोटैटो बेच दिए, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन गाइस, अगर मान लो आप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, उसको रॉ फॉर्म में बेचते हो, तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ना, उसको अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो, तो क्या होगा? फर्दर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने पोटैटो खुद के खेत में उगाए और पोटैटो उगाने के बाद उसकी चिप्स बना के और चिप्स बेच दी, तो क्या चिप्स बनाने से इनकम हुई? वो एग्रीकल्चर इनकम होगी क्या? नहीं। उसमें क्या होगा? पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगी और पार्टली बिजनेस इनकम होगी। एग्रीकल्चर इनकम कैसे करोगे? तो अगर आप ऑप्शनल प्रोसेस है वो करने के बाद उसको बेच रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी ली जाएगी पता है? कि जितने पोटैटो चिप्स बनाने में वहां पे यूज किया, फर्दर प्रोसेस करने में, उससे पहले उस पोटैटो का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था। तो आप ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मींस कल्टीवेशन का वगैरह खर्चा है वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन गाइस, फिर आपका बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे? सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट भी, फाइनल आपने चिप्स कितने में बेची, या शुगर केन से शुगर बना के बेची थी, तो शुगर कितने में बेची, दैट इज द सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। माइनस कर दीजिए एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज, मींस जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहां पे आई थी वो आप यहां पे लेस कर दीजिए और आपकी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस कर दीजिए, तो ये आपका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लेकिन गाइस कुछ ऐसे आपके बिजनेसेस है, मींस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी, कॉफी, रबर, वहां पे स्टैंडर्ड परसेंटेज दे रखा है कि इतना आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा और इतना आपका पीजीबीपी का इनकम होगा। वहां पे ये प्रोसेस को ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मींस पहले आप सीधा पी&एल बना दीजिए, इस साइड में सीधा सेल लिख लीजिए, इस साइड में सब खर्चे लिख लीजिए और लास्ट में जो प्रॉफिट आता है उसको डिवाइड कर दीजिए। इतना आपका पीजीबीपी में जाएगा, इतना एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जेम्प्ट होगा। अब एक चीज समझना, टी, कॉफी, रबर में कैसे है? सबसे पहले टी के केस में 40-60 होगा। कॉफी के केस में अगर आप कॉफी को ग्रो करते हैं, मींस उगाते हैं और क्योर करके बेच देते हैं, तो 75-25 होगा। एंड गाइस, अगर आप कॉफी को ग्रोन, क्योर, रोस्टेड, ग्राउंडेड करके बेचते हैं, तो 60-40 होगा। एंड अगर आप जो रबर है उसको ग्रोन करके और मैन्युफैक्चर करके आप रबर बेच रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 65-35 होगा। लेकिन गाइस, परसेंटेज तो याद रह जाता है, ये भूल जाते हैं कि कौन सा किसका था। हमेशा ध्यान रखना, इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करता है, तो ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का होगा, कम वाला आपका बिजनेस का होगा।
तो ज्यादा परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर का है, कम वाला बिजनेस का है। जैसे 40-60 याद आ जाए टी के केस में, तो 60 एग्रीकल्चर है, 40 बिजनेस है। कॉफी ग्रोन क्योर के केस में अगर 75-25 याद आ जाए तो 25 बिजनेस है एंड 75% एग्रीकल्चर है। ज्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं इंडिया में और कम लोग बिजनेस करते हैं, ऐसा याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो टी के केस में कैसा है, 40-60, तो 40% बिजनेस, 60% एग्रीकल्चर। कॉफी ग्रोन एंड क्योर के केस में 25-75, तो 25% बिजनेस, 75% एग्रीकल्चर। ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड 40-60, तो 40% बिजनेस, 60% एग्रीकल्चर। उसके बाद आपका रबर के केस में क्या होगा, आपका 35-65, सो 35% बिजनेस, 65% एग्रीकल्चर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो होती तो एग्जेम्प्ट है। अगर एग्रीकल्चर इनकम इवन कंपनी ने कमाई, इंडिविजुअल ने कमाई, एचयूएफ ने कमाई, सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस, एग्रीकल्चर इनकम को एक टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। इसको बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन। ये पार्शियल इंटीग्रेशन का फंडा तभी लगाना है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहली कंडीशन, एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होना चाहिए, जिसके लिए बेसिकली स्लैब रेट लगता है। दूसरी कंडीशन, नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी है वो 5000 से ज्यादा है, मींस मोर देन 5000 है। एंड तीसरी कंडीशन, आपकी जो अदर इनकम है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, जो आपकी अदर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। अगर ये ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ना, तो गाइस आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, इधर देखो। आप एक काम करो, पहले आपकी जो टोटल इनकम है, मतलब अदर देन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम तो अदर सोर्सेज में एग्जेम्प्ट हो गया होगा ना, तो टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम नहीं आया होगा। तो जो तुम्हारी टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में, जो तुम्हारी टोटल इनकम है, एक काम करो, इस टोटल इनकम में पहले एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकाल दो। मींस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स निकाल दो, तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग गया। अब आप एक काम करो कि जो तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन होता है, बेसिक एग्जेम्पशन मींस 2,50,000 या फिर 115 बीएससी के केस में 3 लाख, तो जो बेसिक एग्जेम्पशन होता है उसमें नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स निकाल दो, और पहले वाले टैक्स में से दूसरा वाला टैक्स है वो लेस कर दो, और अब जो बचता है उस पे फिर आप एक काम करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह आप ऐड कर दो, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज वगैरह ऐड कर दो, दैट विल बी द नेट टैक्स पेबल। दिस इज कॉल्ड योर पार्शियल इंटीग्रेशन। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन कब करना है, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होना चाहिए। उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी टोटल इनकम मींस ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के टोटल इनकम जो है, अदर इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होनी चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन मींस 115 बीएससी के केस में 3 लाख, अदर केस में 2,50,000। तो आपको क्या करना है, पहले आपकी जो टोटल इनकम आएगी मींस अदर इनकम जो है, टोटल इनकम, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को एक बार ऐड करके उस दोनों पे टैक्स निकाल दो, और उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन जो है, बेसिक एग्जेम्पशन जो 2,50,000 या 3 लाख, या सीनियर सिटीजन के केस में हो सकता है 3 लाख एंड वो 5 लाख वाला, ठीक है। जो बेसिक एग्जेम्पशन है प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल के वो ऊपर वाले टैक्स में से नीचे वाला टैक्स माइनस कर दो, और जो बचेगा वो उस पर आप फिर सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह ऐड कर दो, तो वो आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। दिस इज कॉल्ड योर पार्शियल इंटीग्रेशन। इसका लॉजिक मैं आपको क्लास में सब बता चुका हूं। ऐसा क्यों करा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी कुछ ना कुछ है वो इनडायरेक्ट टैक्स लेना चाहती है, तो इसके लिए वो ऐसा कर रही है करके, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी की बात नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट ना थोड़ा सा तुमसे टैक्स लेना चाहती है, स्लैब रेट बढ़वा देती है, तो इसके लिए ऐसा करना पड़ता है करके, ठीक है। चलिए गाइस, सो आई थिंक दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट टॉपिक। आपका फर्स्ट टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अपन ने पूरा रिवाइज किया आपका बेसिक वाला टॉपिक, जिसको बोला जाएगा बेसिक्स एंड टैक्स रेट करके। गाइस एक बात बताऊं, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द मई या सितंबर में अगर आप अपीयर कर रहे हो, मैं आपको बताऊं अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम के लिए। आप कीप रिवाइज करते रहिए टेक्स्ट के लिए, जैसा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। जैसे ये रिवीजन लेक्चर दिया, रिवीजन लेक्चर पूरा पढ़ के और फिर आप पहला टॉपिक सॉल्व कर दीजिए। पहले टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक से सॉल्व कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आपका सिनेरियो कैसा रहना चाहिए, पहले जो मैंने यहाँ पे रिवाइज करा है फटाफट रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आपने जो अपनी बुक है, नोटबुक, आपने हैंडबुक में अगर पूरा नोटबुक में लिख रखा है तो नोटबुक करके, अगर आप कॉम्पैक्ट देख रहे हैं तो कॉम्पैक्ट करके, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट से एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद आप क्वेश्चन कर लो, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका काम कंप्लीट। और मैं आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज देने वाला हूँ। एक बढ़िया चीज ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एमसीक्यू को अभी डिवाइड कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको मैं दे दूंगा, 10-15 दिन में एमसीक्यू का बुकलेट दे दूंगा, तो मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू दूंगा। तो जिससे क्या होगा ना, पहला टॉपिक का एमसीक्यू ये रहे, फटाफट एमसीक्यू आपने किए, आपका काम कंप्लीट।
तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव का तो अपन ने बहुत सारा क्लास में किया, और एमसीक्यू क्या होगा आपके लिए एक टेस्ट पेपर जैसे रहेगा कि जैसे ही आपने एमसीक्यू दी आपको समझ में आया कि कितना अपने को समझ में आया है, तो वैसा होने वाला है। एंड गाइस, मैं जैसा आपको हर बार बोलता हूं कि देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो कब पढ़ना है वो डिसाइड कर लो आप, ठीक है। और मेरे को लगता है अभी पढ़ लो, बेटर है। और इस बार का रिजल्ट अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम के लिए जो पेपर रहेंगे अच्छे रहेंगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा। जस्ट यू हैव टू गिव योर 100%। एंड गाइज देखो, सपने देखो, बिकॉज सपने देखने से पूरे होते हैं। अगर आप सपने देखोगे ना तो सच में पूरे होते हैं। मैंने तो ऐसा फील किया है, मैंने तो ऐसा रियलाइज किया है। देखो, आप अगर अपना कर्म है ना, कर्म, हार्डवर्क, उस पर पूरा फोकस करो, उसके साथ चिटिंग मत करो, उसके साथ गद्दारी मत करो करके, ठीक है, उसके साथ गलत मत करो। व्हाट इज योर कर्म? योर कर्म इज टू स्टडी, जस्ट डू दैट, यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। मेरा कर्म क्या है? आपको पढ़ाना है, बड़ी शिद्दत से पढ़ाना है, मैं मेरा एफर्ट लगा के पढ़ाऊं करके, दैट इज मेरा कर्म। वो मैं ट्राई करता हूं करने के लिए, मुझे उसके लिए बहुत कुछ चीजें मिली है, भगवान ने सब दिया है। तो मैं बताऊं, आप सिर्फ शिद्दत से पढ़ाई कर लो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा सब। जस्ट फोकस टू द प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेस पे अगर आप फोकस करोगे ना तो जो चीजें मिलनी है वो तो मिल जाएगी। बट ऑब्वियसली आपको जो है वो चीजें सोचनी चाहिए, ऐसा अपने आप को फील कराना कि यस, सीए फाइनल में जाना है, अच्छी जगह आर्टिकलशिप करनी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके ऑडिट करनी है, वो अपने आप को सोचना तो पड़ेगा ना। और जब आप सोचोगे चीजें हो जाती है। मैंने बोला ना, जैसा इंसान सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा वो बन जाता है करके, ठीक है। तो आप पे है कि आप क्या सोचते हो, कहाँ अपने दिमाग को यूज करते हो, कहाँ अपनी एनर्जी है वो लगाते हो, और कितना अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं। एंड गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही आपको रिविजन लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।